नमस्कार, स्वागत है आपका ज्ञान वृक्ष के इस ऑनलाइन क्लास में। दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे नेचुरल वेजिटेशन के बारे में, प्राकृतिक वनस्पति के बारे में। और प्राकृतिक वनस्पतियों में 5 प्रकार के वन, भारत में मैंने बताया था कि 5 प्रकार के वन पाए जाते हैं। उन 5 प्रकार के वनों के बारे में मैंने सारा डिटेल्स में बता दिया था। कुछ डाटा बच गया है जिसके बारे में आज हम लोग थोड़ा बहुत देख लेते हैं। क्योंकि देखिए, वनों का जो रिपोर्ट आता है वनों के बारे में कि कितना वन कम हुए, कहाँ पे बढ़े, किस राज्य में कम हुए, किस राज्य में बढ़े, तो ये इसका रिपोर्ट हर 2 साल पर आता है। तो हर 2 साल पे इसका रिपोर्ट चेंज हो जाता है। तो कहने का मतलब कि उन्हीं चीज़ों को हम लोग देख लेंगे जो ज़्यादातर अस्थायी रहता है, बाकी चीज़ें बदलती रहती है। तो चलिए देख लेते हैं 2019 लास्ट में जब रिपोर्ट आया था तो उसे देख लेते हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट। देखिए, भारत वन स्थिति रिपोर्ट, भारत वन स्थिति रिपोर्ट के बारे में देखेंगे कि इंडिया फॉरेस्ट कंजर्वेशन रिपोर्ट के बारे में। अब देखिए, ये जो रिपोर्ट है ये लगातार 1987 से लेकर अब तक, मतलब कहने का है कि ये रिपोर्ट जो है ये कब से शुरू की गई है, 1987 से। मतलब 1987 से लेकर अब तक ये प्रत्येक 2 वर्ष पर जारी की जाती है। इसे याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये पूछा जा सकता है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट कितने वर्षों पे जारी की जाती है। तो ये कितने वर्षों पे जारी की जाती है, तो ये 2 वर्षों पे जारी की जाती है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद अब देखेंगे कि भारत में कुल वनों का परसेंटेज कितना है। भारत में कुल वनों का परसेंटेज कितना है, तो देखिए, भारत में कुल वन क्षेत्र या वन आच्छादित क्षेत्र, भारत में कुल वनाच्छादित क्षेत्र, वनाच्छादित क्षेत्र कहने का मतलब कि वो एरिया जो फॉरेस्ट के द्वारा कवर किया गया है, मतलब फॉरेस्ट कवर एरिया। तो जितने भी मतलब जंगल है वो सब मिला करके कितने क्षेत्रफल में है भारत में, तो याद रखेंगे कि इसका क्षेत्रफल है 8,07,276 किलोमीटर स्क्वायर। इसे याद रखेंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये ऐसे पूछा जा सकता है क्योंकि जब भारत का क्षेत्रफल एग्जाम में पूछा जा सकता है तो वनों का क्षेत्रफल भी पूछा जा सकता है। क्योंकि अब तो आप प्रश्न देख ही रहे होंगे एग्जाम में किस तरीके का पूछा जा रहा है। तो ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि भारत में कुल वनाच्छादित क्षेत्र कितने हैं, तो 8,07,276 किलोमीटर स्क्वायर है, जो कि पूरे भारत के, मतलब कहने के भारत के क्षेत्रफल के कितने % पड़ जाते हैं, तो ये पड़ जाते हैं प्रतिशत के हिसाब से। वनाच्छादित क्षेत्र भारत में है 24.52%। अब देखिए, वनाच्छादित कहने का मतलब कि फॉरेस्ट तो है ही, जंगल तो है ही, लेकिन उन वृक्षों को भी शामिल कर लिया जाएगा जो वृक्ष सड़क के किनारे, अगल बगल कहीं भी जो आप देखते हैं, उन सब वृक्ष को भी शामिल कर लिया जाता है। मतलब बाकी के वृक्षों को भी शामिल कर लिया जाएगा। तो ये सभी वनाच्छादित क्षेत्र हो जाएंगे 24.52। उसके बाद अगर केवल वन का बात किया जाए कि भारत में केवल वन क्षेत्र कितना है, वन क्षेत्र करने का मतलब कि केवल फॉरेस्ट, तो फॉरेस्ट से एरिया जो है वो कितना कवर्ड है, तो वो है 21.67%। इसे याद रखेंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। 21.67% वन क्षेत्र है और ये दोनों डाटा VVI है, इसे याद रखना है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। मतलब कि ज़्यादातर आप देखेंगे कि 2019 में जो एग्जाम हुए थे उसमें ये प्रश्न पूछे गए थे, वनाच्छादित क्षेत्र और वन क्षेत्र। हो सकता है कि इस साल जो परीक्षा होंगे उसमें भी पूछा जा सकता है, आगे भी पूछा जा सकता है, लेकिन 2021 में इसका डाटा बदल जाएगा। आगे देखते हैं। नहीं, इसका डाटा नहीं बदल सकता है, क्योंकि देखिए वन जो है ना, वन अभी मतलब कहने का है कि ये जो वनाच्छादित क्षेत्र है ये इसमें से ज़्यादा कट रहे हैं, ये थोड़ा सा कम कट रहा है। मतलब वनों की जो कटाई हो रही है इसमें थोड़े से कम, लेकिन इसमें ज़्यादा कटाई हो रही है।
अब देखिए, अब देखते हैं कि कौन से राज्य में सबसे ज्यादा वन पाया जाता है, मतलब कि किस राज्य में सर्वाधिक वनाच्छादित क्षेत्र है। तो देखिए, राज्य का नाम अगर सर्वाधिक वनाच्छादित क्षेत्र वाले राज्य, मतलब कहने का है कि उन राज्यों का नाम भी पूछा जाता है एग्जाम में जिस राज्य में सबसे ज्यादा वन है। ऐसे पूछ दिया जाता है कि भारत में सबसे ज्यादा वन किस राज्य में है। तो ये तो आप जानते होंगे मध्य प्रदेश में है। हो सकता है कि दूसरा पूछ दे, तीसरा भी पूछ देता है। तो पहला जो यहाँ पर पहला जो राज्य है वो है मध्य प्रदेश। याद रखेंगे, पहले स्थान पे कौन सा है? मध्य प्रदेश है। दूसरे स्थान पे जो है, दूसरे स्थान पे है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। और तीसरे स्थान पे जो है वो है छत्तीसगढ़। इसे याद रखेंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तीनों याद रखिएगा। मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा वन क्षेत्र वाला राज्य है, उसके बाद है अरुणाचल प्रदेश, और उसके बाद कौन सा है? छत्तीसगढ़ है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर एक और पॉइंट बनता है कि सर्वाधिक प्रतिशत वन क्षेत्र वाले राज्य, सर्वाधिक प्रतिशत वन क्षेत्र वाले राज्य, मतलब कहने का यह है कि परसेंटेज के हिसाब से, जैसे एरिया कम हो लेकिन वन ज्यादा हो तो परसेंटेज भी ज्यादा होगा। कहने का मतलब यह है कि वहां पर फॉरेस्ट, ऐसा नहीं कि सबसे ज्यादा फॉरेस्ट भारत में, उस राज्य में, उस राज्य के एरिया के हिसाब से वहां पर प्रतिशत के हिसाब से सबसे ज्यादा वन हो। तो प्रतिशत के हिसाब से अगर पूछा जाए तो ये भी याद रखिएगा, प्रतिशत के मामले में पहला जो राज्य है वो है आपका मिजोरम। मिजोरम को याद रखेंगे, ये वीवीआई है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, इसे याद रखिएगा कि सर्वाधिक प्रतिशत वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? तो ये है मिजोरम। उसके बाद दूसरा जो राज्य है मिजोरम के बाद वो है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। और उसके बाद तीसरा जो है, तीसरा ये है मेघालय। मेघालय। तो ये तीनों राज्यों का नाम याद रखिएगा कि ये प्रतिशत के मामले में सबसे ज्यादा वन क्षेत्र वाले राज्य है, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय। उसके बाद एक और डाटा आप याद रखिएगा कि जो डाटा तैयार किया गया है उसमें कौन से राज्य में वनों का जो परसेंटेज है उसमें वृद्धि हुई है, मतलब कहने का वहां पे ज्यादातर वनों में वृद्धि हुई है। मतलब इसका यह है कि वन काटे कम गए हैं और वन ज्यादातर उग गए हैं या लगाए गए हैं। वन को तो लगाया नहीं जाता, वो अपने आप उगते हैं। तो देखिए, सर्वाधिक वन क्षेत्र में वृद्धि वाले राज्य, मतलब कि वन क्षेत्र में वृद्धि करने वाले राज्य कौन कौन से हैं, किस राज्य में वनों की मतलब मात्रा में वृद्धि हुई है। तो देखिए, अब यहां पर पहला राज्य है कर्नाटक। मतलब एक बात याद रखिएगा कि ये तीनों जो राज्य मैं बताने वाला हूं, ये तीनों के तीनों राज्य दक्षिण भारत के ही हैं, जहां पर वनों की मात्रा में वृद्धि हुई है, वन ज्यादातर बढ़े हैं वहां पर। तो देखिए, यहाँ पर पहला जो राज्य है वो है कर्नाटक। दूसरा जो राज्य है वो है आंध्र प्रदेश। और तीसरा जो राज्य है वो है केरल। तो इन तीनों को याद रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और केरल। सर्वाधिक वन क्षेत्र में वृद्धि करने वाले राज्य कौन कौन से? तो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और केरल। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे याद रखना है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं।
अब बस इतना डाटा याद रखिएगा। अब ये क्या करना है आपको कि जैसे कोई एग्जाम देने जा रहे हैं तो एग्जाम देने जाते समय करेंट डाटा उस समय देख लेना जरूरी होता है। आप कहीं से भी करेंट डाटा उस समय देख लीजिएगा जब भी आप एग्जाम देने जाएंगे। मतलब कि अगर देखा जाए कि परसेंटेज में कैसे बढ़ा है तो भारत का पूरा वन क्षेत्र का जो वृद्धि हुआ है वो 0.56 बढ़ा है। मतलब कहने का है कि 0.56% वन में वृद्धि हुई है। तो इस टाइप का डाटा आपको याद करके जाना होता है। ऐसे बेसिक डाटा मैंने बता दिया है, ये सब कुछ ज्यादा दिन तक रहता है, जल्दी बदलता नहीं है, इसे याद रखना है। बाकी के डाटा आप एग्जाम के समय देख लीजिएगा। चलिए अब हम लोग का एक नया टॉपिक शुरू होगा, वो है भारत में जैव विविधता। तो हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे बायोडायवर्सिटी इन इंडिया। भारत में जैव विविधता। भारत में जैव विविधता, इंग्लिश में बोलते हैं इसे बायोडायवर्सिटी इन इंडिया। भारत में जैव विविधता। अब चलिए सबसे पहले समझेंगे ये कि इसका मतलब क्या है, जैव विविधता का मतलब क्या होता है। सबसे पहले हम अर्थ को ही समझेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। कि भारत में जैव विविधता तो हम कह दिए, लेकिन जैव विविधता का मतलब क्या होता है। एक बात याद रखिएगा दोस्तों कि जैव का मतलब क्या, जीव मतलब जिसमें जीवन है। उसके बाद विविधता का मतलब क्या कि उसमें भिन्नता, मतलब कहने का है कि अनेकों प्रकार उसके। तो कहने का मतलब कि जीवो मतलब कि जंतुओं में भी और वनस्पतियों में भी। जीव तो दोनों में होता है ना, वनस्पति मतलब पेड़ पौधे में भी जीव होता है और जंतुओं में भी होता है। तो जंतु जीव यानी कि वनस्पति और जो भी वहां पर अगल बगल जितने भी जीव वनस्पति है उनमें अनेकों प्रकार की विभिन्नता है और अनेकों प्रकार की प्रजातियां हैं। उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, जैव विविधता। मतलब कि अलग अलग जलवायु में अनेकों प्रकार की जीव एवं वनस्पतियों का निकलना पाया जाना ही क्या कहलाता है, जैव विविधता कहलाता है। इसे याद रखेंगे। अब देखिए अगर इतनी भी बातें समझ में नहीं आई है तो फिर आगे देखते हैं। देखिए अब यहां पर जैसे ये हमारा इंडिया है, पहले वर्ल्ड से थोड़ा सा देखते हैं। ये देखिए ये 0 डिग्री है, विषुवत रेखा है। मैंने बताया था आप लोगों को कि सूर्य की लंबवत किरणें सालों भर कहां पड़ती है, विषुवत रेखा पर। तो देखिए सूर्य की लंबवत किरणें सालों भर कहां पड़ेगी, विषुवत रेखा पर पड़ती है। अब बताइए कि सबसे ज्यादा तापमान कहां होगा, विषुवत रेखा पर होगा। विषुवत रेखा के अगल बगल, इक्वेटर का अगल बगल। तो कहने का मतलब यह है कि सबसे ज्यादा तापमान यानी कि सूर्य की किरणें यहाँ लंबवत गिरती है तो सबसे ज्यादा तापमान और गर्मी कहाँ पड़ेगी, विषुवत रेखा के नजदीक में। तो पानी का जो वाष्पीकरण होगा, जल का वाष्पीकरण, वो सबसे ज्यादा कहाँ होगा, विषुवत रेखा पर होगा। और जहां पर ज्यादा वाष्पीकरण होगा वर्षा भी वहीं होगी। तो सबसे ज्यादा वर्षा यहीं पर होती है, याद रखिएगा। इन विषुवत रेखीय क्षेत्रों में ही सबसे ज्यादा वर्षा होती है। और वर्षा होने के चलते जंगल, घने घने जंगल इन्हीं विषुवतीय क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। मतलब कहने का है कि हरे भरे जो सदाबहार जंगल होते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट बोलते हैं, या उसे विषुवत रेखीय वन बोला जाता है। विषुवत रेखीय वन बोला जाता है, या इसे सदाबहार भी बोलते हैं, सदाबहार वन। सदाबहार मतलब सालों भर जो हरा भरा रहता है उसे सदाबहार वन कहा जाता है। अब बताइए कि इस एरिया में, ये जो आप एरिया देख रहे हैं विषुवत रेखीय प्रदेश, यहाँ पर सालों भर हरा भरा इसलिए रहता है क्योंकि यहाँ पर सालों भर वर्षा होती है। और सालों भर वर्षा होने के चलते ये पूरा जो एरिया होता है ना, ये पूरा एरिया, इसे मतलब बायोडायवर्सिटी के लिए जाना जाता है। ये पूरा जो विषुवत रेखीय प्रदेश होता है, ये समझिए कि जैव विविधता का एक केंद्र ही माना जाता है, यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक। अब मुझे बताइए कि इस एरिया में इसलिए जैव विविधता ज्यादा पाई जाती है क्योंकि यहाँ पर बारिश ज्यादा होती है और वन सघन रूप में पाए जाते हैं। अब मुझे बताइए कि वन जो सघन रूप में पाए जाएंगे वहां पर जीवों की संख्या भी ज्यादा मात्रा में पाई जाएगी। तो अब ज्यादा मात्रा में जीवों की संख्या पाई जाएगी, वही क्या है, जीव या वनस्पति, पेड़ पौधे भी अलग अलग प्रकार के होंगे, तो उसी को क्या बोलेंगे, जैव विविधता बोलते हैं।
बात समझ गए। अब एक बात मुझे बताइए कि धरती पर केवल आदमी अकेला रह सकता है? जैसे अकेला आदमी नहीं, केवल मानव जाति का मैं बात कर रहा हूँ। केवल मानव जाति धरती पर रह सकता है? नहीं, हर एक जीव जंतु जो है वो एक दूसरे पर निर्भर है। मतलब कहने का है कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप सोच रहे हैं कि दूसरे जीवों को मार के हम पृथ्वी पर आराम से रह लेंगे, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। मतलब कि यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी ही समाप्त हो जाएगी। जैव विविधता को बनाए रखने के लिए सरकार अनेकों कदम उठा रही है, मतलब इसको बचाए रखने के लिए। कहने का मतलब कि अगर जलवायु परिवर्तन हो जाए, जलवायु में क्लाइमेट में चेंजिंग आ जाए, तो जो एक खास प्रकार के जलवायु में रहने वाले जीव हैं वो दूसरे प्रकार की जलवायु में सस्टेन नहीं कर पाएंगे। तो कहने का मतलब ये कि उस खास प्रकार की जलवायु को ही बनाए रखने के लिए जैव विविधता बहुत जरूरी है। जैसे मान लीजिए कि कोई ऐसा जीव है जो ठंडे प्रदेश में रहना चाहता है, लेकिन टेम्परेचर दिन पर दिन बढ़ रहा है, तो वो सस्टेन नहीं कर पाएगा, वो विलुप्त हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि देखिए अब क्या है कि ये जो एरिया आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर ज्यादातर क्या पाई जाती है? ज्यादातर वन पाए जाते हैं और जैव विविधता पाया जाता है। विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र, विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता, विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता अमेजन घाटी यानी कि अमेजन के जंगल में। और ये अमेजन का जंगल कहां पड़ता है? ब्राजील। अमेजन का जंगल कहां पड़ता है? ब्राजील में। तो अमेजन घाटी के जंगल में, अमेजन घाटी जंगल में पाया जाता है। ये इतना बड़ा जंगल है कि यहाँ घने घने वृक्ष पाए गए हैं। इतने घने वृक्ष हैं कि एक दूसरे को जकड़ लिए हैं और सूर्य की रोशनी भी अंदर तक नहीं पहुंच पाती है। इतने घने जंगल है ये। इसे पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है। इसे याद रखिएगा कि अमेज़न के जंगल को पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है। तो इसे पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है। लंग्स ऑफ अर्थ, इसे पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि अगर पृथ्वी पे 100% ऑक्सीजन मिलता है, अगर 100% ऑक्सीजन मिलता है पृथ्वी पर, तो उसका 20% अमेज़न के जंगल से ही मिलता है। मतलब पृथ्वी पर पाए जाने वाले 100% ऑक्सीजन का 20% ऑक्सीजन कहां से प्राप्त होता है? अमेज़न के जंगल से ही प्राप्त होता है। इसीलिए उसे क्या कहा जाता है? पृथ्वी का फेफड़ा। तो कहने का मतलब ये है कि जिस भी क्षेत्र में अनेकों प्रकार के जीव जंतु एवं वनस्पतियों की संख्या आपको देखने को मिले, तो आप समझिए कि वहां पे बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है। मतलब कहने का है कि वो बायोडाइवर्सिटी का एक सेंटर ही है। अब देखिए अब क्या है कि कुछ जगहों को चुन लिया गया है, क्योंकि मनुष्य जो है वो प्राकृतिक से छेड़छाड़ दिन पर दिन करता आ रहा है और जनसंख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। तो नगरीकरण, शहरीकरण जो हो रहा है, आप नवीनीकरण, आधुनिकीकरण के चलते टेक्नोलॉजी के मामले में इतने आगे निकलते जा रहे हैं कि शहर बसाना जरूरी हो गया। तो आप पेड़ों का कटाई करते जा रहे हैं, जिसके चलते जंगली जो जीव जंतु हैं उनको रहने में दिक्कत हो रही है, उनके आवासों को काटा जा रहा है। तो इसके चलते क्या हो रहा है कि बायोडाइवर्सिटी जो है, जैव विविधता, उसका विनाश हो रहा है। अगर आपसे कभी पूछ देगा कि जो बायोडाइवर्सिटी है, जैव विविधता, मतलब जीव जो है वो अनेकों प्रकार के जीव वनस्पति नहीं पाए जा रहे हैं। बायोडाइवर्सिटी को खतरा है किस चीज से? तो खतरा आपको बताना होगा कि उनका आवास जो है वो विनाश कर दिया जा रहा है। मतलब दिन पर दिन पेड़ों की कटाई की जा रही है, जंगलों को काट दिया जा रहा है। तो इससे उन लोगों का ज्यादा खतरा है। अब देखिए, अब चलते हैं इंडिया की तरफ। इसे याद रखिएगा। देखिए ये हमारा इंडिया है। ये इंडिया है। अब देखिए इंडिया में यहां पर एक पाया जाता है पर्वत। इसका नाम है पश्चिमी घाट पर्वत, यानी कि पश्चिमी घाट। तो ये पश्चिमी घाट है और पश्चिमी घाट में यहां से जो मानसूनी हवाएं होती है, या जो वाष्पीकरण होने के बाद
वर्षा यहाँ पर हमेशा होते रहती है। इस एरिया में, इस क्षेत्र में, पश्चिमी घाट में वर्षा हमेशा होती रहती है, जिसके चलते यहाँ पर जंगल हरे भरे हैं। मतलब कहने का है कि इतने घने जंगल है यहाँ पर कि इसे हॉटस्पॉट घोषित कर दिया गया है। हॉटस्पॉट क्या है, तुरंत मैं बताऊंगा आपको कि देखिए उन क्षेत्रों को चिन्हित कर दिया जाता है, कुछ क्षेत्रों को चिन्हित कर दिया जाता है कि ये जो यहाँ जो जीव है ना, यहाँ मतलब ये जो एरिया है, इस एरिया में अनेकों प्रकार की जीव जंतु और वनस्पति पाई जा रही है, तो उसे देख करके हॉटस्पॉट घोषित कर दिया जाता है। तो पश्चिमी घाट जो है ना, वो भारत का एक हॉटस्पॉट ही है और ये सघन वनों से घिरा हुआ है। मतलब कहने का है कि इस पे बहुत सारे सघन वन पाए जाते हैं और सघन वन के चलते यहाँ पर अनेकों प्रकार की जीव जंतु और वनस्पतियों का है। उसके बाद दूसरा जो भारत में हॉटस्पॉट क्षेत्र है, दूसरा वो यहाँ पर हिमालय। देखिए आप यहाँ पर बोल सकते हैं कि यहाँ पर पूर्वी हिमालय, ये पश्चिमी हिमालय नहीं, पूर्वी हिमालय। ये जो एरिया आप देख रहे हैं ना, ये एरिया भारत का एक हॉटस्पॉट है, इसे बोलते हैं पूर्वी हिमालय। पूर्वी हिमालय कहने का मतलब ईस्टर्न हिमालय। तो ईस्टर्न हिमालय भी क्या है, ईस्टर्न हिमालय भी एक हॉटस्पॉट घोषित किया गया है। मतलब वैसा क्षेत्र है जहां पर यहाँ पर भी एक खास किस्म की जलवायु है और यहाँ पर भी अनेकों प्रकार के जीव जंतु और वनस्पति पाए जाते हैं। उसके बाद ये जो एरिया आप देख रहे हैं, ये यहाँ पर भी, यहाँ मेघालय से लेकर के, मेघालय के एरिया से लेकर के यहाँ पर भी ये क्षेत्र हॉटस्पॉट है और इसे बोलते हैं इंडो बर्मा कहिए चाहे म्यांमार कहिए, इंडो बर्मा क्षेत्र। और उसके बाद यहाँ पर अंडमान निकोबार से लेकर के, मतलब कहने अंडमान निकोबार से लेकर के यहाँ आपको मिलेगा इंडोनेशिया का सुंडा। तो ये जो वन आप देख रहे हैं यहाँ पर भी और इस एरिया में भी, यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक सुंडा लैंड। ये मतलब कहने का है कि ये जो 4 हॉटस्पॉट दिख रहे हैं, पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय, इंडो बर्मा क्षेत्र और सुंडा लैंड, ये सभी क्या है कि ये भारत में हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए हैं। पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में 35 हॉटस्पॉट है। पूरे विश्व में कितने हॉटस्पॉट है? 35 हॉटस्पॉट है। इसे मेगा हॉटस्पॉट कहते हैं, बहुत बड़े बड़े हॉटस्पॉट है। लेकिन अगर छोटे छोटे हॉटस्पॉट को भी जोड़ लीजिएगा तो कुल मिलाकर के 76 है, 76। लेकिन एग्जाम में यही, मतलब अगर पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा, अभी तक तो पूछा नहीं गया है। पूरे विश्व में 35 हॉटस्पॉट है। 35 हॉटस्पॉट में से 4 भारतीय क्षेत्र में पड़ते हैं, पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय, इंडो बर्मा क्षेत्र और सुंडा लैंड। अब देखिए, अगर आपसे पूछ देगा कि भारत में मुख्य रूप से कितने मतलब हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं, तो भारत में मुख्य रूप से 2 ही हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं। आप देख लीजिए, पश्चिमी घाट है और ये कौन सा है? पूर्वी हिमालय। ये जो आपका इंडो बर्मा क्षेत्र है, ये 2 देशों में है, भारत और म्यांमार में है। सुंडा लैंड जो आप देख रहे हैं, ये सिर्फ इंडिया में नहीं है, इंडोनेशिया के पार्ट्स भी है। तो इंडोनेशिया और इंडिया का पार्ट्स है, ये म्यांमार और इंडिया का पार्ट्स है। लेकिन पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट, ये दोनों क्या है? ये इंडिया में पड़ता है। एक बात और याद रखेंगे कि अगर पूछा जाएगा कि भारत में सबसे ज्यादा जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, भारत में इन चारों क्षेत्रों में पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय, इंडो बर्मा, सुंडा लैंड, इन चारों क्षेत्रों में से भारत में सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो आपका आंसर होगा इंडो बर्मा क्षेत्र। भारत में सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी यहाँ पाई जाती है, इंडो बर्मा क्षेत्र में। लेकिन अगर प्रश्न पूछा जाएगा कि जैव विविधता के मामले में सबसे समृद्ध क्षेत्र कौन सा है, मतलब सघन कहने का मतलब कि कम क्षेत्र में ही बहुत ज्यादा वहां पर जीव जंतु और वनस्पतियों की प्रजातियां पाई जाती है, मतलब यहाँ पर समृद्ध, सबसे ज्यादा, भारत में सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी के मामले में
समृद्ध क्षेत्र कौन सा है, रिच एरिया, तो आंसर होगा पश्चिमी घाट। तो ये दोनों पॉइंट को याद रखना है। मतलब भारत में सर्वाधिक बायोडायवर्सिटी पाई जाती है इंडो बर्मा, लेकिन बायोडायवर्सिटी के मामले में सघन या रिच एरिया कौन सा है, तो वो पश्चिमी घाट है। अच्छा, उत्तर पूर्व भारत को, उत्तर पूर्व एक पॉइंट यहां पर लिख लीजिएगा, उत्तर पूर्व भारत को जैव विविधता का प्रवेश द्वार कहा जाता है, एंट्री गेट, प्रवेश द्वार कहा जाता है। यह भी महत्वपूर्ण है, याद रखना है। उत्तर पूर्व भारत को जैव विविधता का प्रवेश द्वार कहा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो पूरा एरिया है ना, देखिए मेघालय में बहुत ज्यादा वर्षा होती है। मेघालय में बहुत ज्यादा वर्षा होने के चलते ये एरिया भी, यहाँ पर भी बहुत सघन जंगल पाए जाते हैं और यहाँ पर अनेकों वृक्ष, मतलब कहने का है कि वनस्पतियों की प्रजातियां पाई जाती है। अब देखिए, अब कहने का मतलब ये है कि इस एरिया में, इस क्षेत्र में जो भी हॉट स्पॉट होते हैं, उन हॉट स्पॉट को एकदम, मतलब कहने का है कि वैसा क्षेत्र मान लिया जाता है जहां पर वनों की कटाई रोक दी जाती है। मतलब कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पर वनों की कटाई को ही रोक दिया जाता है कि वन नहीं काट सकते हैं आप, क्योंकि इतना ज्यादा जीव जंतु के साथ मनुष्य ने इंटरफेयर कर दिया है कि जीव जंतु, जो जंगली जानवर है, वो कभी कभी गांव में घुस जा रहे हैं, जिसके चलते उनको दिक्कत होने लग रही है। तो कहने का मतलब यह है कि इस इंटरफेयर को रोकने के लिए बहुत सारे जगह को क्या कर दिया गया है, हॉट स्पॉट घोषित कर दिया गया है। अब उसमें कुछ नियम कानून बनाए गए हैं। अब देखिए होता क्या है इसमें, जैसे मान लीजिए कि यहां से लेकर के यहां तक ये पूरा जंगल भरा हुआ है। इसमें एक सघन क्षेत्र है, आप लोग जानते होंगे कि पश्चिमी घाट, ये पूरे को क्या बोलते हैं, पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट में भी सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी कहां पाई जाती है, जैव विविधता कहां पाई जाती है, तो पश्चिमी घाट में भी सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी पाई जाती है, जैव विविधता, ये पाई जाती है साइलेंट वैली केरल में पाई जाती है। मतलब कहने का ये है कि ये याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये पश्चिमी घाट में ही पड़ता है, साइलेंट वैली, नीलगिरी के पहाड़ियों में। तो यहाँ पर साइलेंट वैली जो है ना, ये पश्चिमी घाट में क्या होती है, सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी का तो पूरा सेंटर है ये, लेकिन इसमें भी सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी कहाँ है, तो साइलेंट वैली केरल में। अब साइलेंट वैली केरल में इसका नाम साइलेंट वैली इसलिए रखा गया क्योंकि यहाँ पर मतलब एक तो इतने सघन वन पाए जाते हैं कि प्रकाश भी अंदर प्रवेश नहीं करता है, और वहां पर दलदली टाइप की भूमि बन गई है, जिसके चलते आम, मतलब कहने का है कि आम मनुष्य क्या, मतलब कहने का है कि कोई भी जा नहीं सकता वहां पर, ऐसा दुर्गम एरिया बन गया है। तो उस क्षेत्र में ज्यादातर रेंगने वाले जीव जंतु भी पाए जाते हैं। अब देखिए, अब ये वन इतना अंदर से घना है कि सूर्य की रोशनी नहीं पहुंचने के चलते वहां पर एकदम शांत वन के रूप में पाया जाता है, इसलिए इसे साइलेंट वैली कहा जाता है, शांत घाटी भी कहा जाता है, इसे याद रखना है। अच्छा, अब देखिए, अब मैं बता रहा हूं कि हॉट स्पॉट घोषित करने के बाद भारत सरकार ने निर्णय लिया, भारत सरकार ने क्या किया कि हॉट स्पॉट के बाद अब इसमें भी एरिया का घेराव करना शुरू किया, और कुल मिलाकर के भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व, 105 नेशनल पार्क और 543 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी कि वन्य जीव अभयारण्य को स्थापित करने का फैसला किया। अब ये सब करने का फैसला क्यों किया, मतलब कि जैव आरक्षित क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व, उसके बाद नेशनल पार्क मतलब राष्ट्रीय उद्यान, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मतलब वन्य जीव अभयारण्य, ये सब बनाने का घोषणा क्यों किया गया, तो इसको मैं बता रहा हूं। देखिए, अब क्या होता है कि जैसे मान लो कि यहां से लेकर के यहां तक बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं, तो कहने का मतलब ये है कि जो जीव ताकतवर होते हैं वो दूसरे जीवों का शिकार करने लगते हैं, और उनकी संख्या दिन पर दिन बढ़ती चली जाती है। जो ताकतवर होते हैं या
जो हमलावर होते हैं वो ज़्यादातर उनकी संख्या बढ़ती जाती है, और जिनकी संख्या कम होती है या जो कमज़ोर होते हैं वो दिन पर दिन क्या होने लगते हैं, वो कम होने लगते हैं, लुप्त होने लगते हैं। तो उनको बचाने के लिए, क्योंकि हर जीव का रहना जरूरी है, मतलब कहने का है कि ज़्यादातर जीवों की जातियों का रहना बहुत जरूरी है। बहुत सारी प्रजातियां क्या हो रही है कि विलुप्त हो जा रही है। तो उन जीवों को बचाने के लिए कुछ एरिया का घेराव कर दिया जाता है, और उस जीव को उठा करके, उस जो जानवर जो विलुप्त होने का कगार पे है उसको उठा करके वहां पे रख दिया जाता है जहां पर उसको हमला से बचाया जा सकता है। बात समझ रहा है? जैसे जैसे भारत में कुल कितने, भारत में कुल अच्छा, एक बात याद रखेंगे, सिर्फ जानवरों जीवों की बात नहीं है, ये पेड़ पौधे का भी बात है। मतलब कहने का है कि कुछ पेड़ पौधे ऐसे भी होते हैं जो क्लाइमेट चेंज होने की वजह से वो दिन पर दिन मतलब विलुप्त होते जा रहे हैं, दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो उनको भी बचाना बहुत जरूरी हो गया है। भारत में कुल जैव आरक्षित क्षेत्र, इसे बोलते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। भारत में कुल बायोस्फीयर रिजर्व की संख्या कितनी है? तो ये है 18। इसे याद रखना है, इसे याद ही रखिएगा, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि भारत में टोटल बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं। तो भारत में टोटल कितने बायोस्फीयर रिजर्व है? 18 है। उसके बाद दूसरा जो है वो है नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान। तो भारत में कुल राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? तो राष्ट्रीय उद्यान है 105। और उसके बाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसको बोलते हैं वन्य जीव अभयारण्य। वन्य जीव अभयारण्य कितने हैं? तो कुल मिलाकर के 543। इसे याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन तीनों पॉइंट को आप बढ़िया से याद कर लेंगे कि जैव आरक्षित क्षेत्र, उसके बाद नेशनल पार्क, और ये जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये है 543। इसे याद रखना है। इसका मतलब साफ आपको लग रहा होगा कि ये बहुत बड़ा क्षेत्र होता होगा, तभी पूरे भारत में 18 ही है। ये उसके बाद बड़ा क्षेत्र होता होगा, उसके बाद ये थोड़ा सा छोटा क्षेत्र होता होगा। अब देखिए, अब क्या होता है कि जो जीव तथा वनस्पति, ज्यादातर जीव ही, जो जीव विलुप्त होने लगे, ऐसा देखा गया जब 1972 में वन अनुसंधान संस्थान ने जब पता किया तो उन्हें पता चला कि बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो हर साल लुप्त होते जा रहे हैं। तो हर साल लुप्त होते जा रहे हैं, तो उन्हें बचाने के लिए कुछ उपाय किया जाए। तो बचाने के लिए कुछ उपाय किया जाए, तो उसके लिए पूरे भारत में वनों के अंदर, जैसे हॉट स्पॉट है, मान लीजिए यहां से लेकर के यहां तक हॉट स्पॉट है, तो इस हॉट स्पॉट पे ही इस एरिया को, मान लीजिए कि इस एरिया को बना दिया गया बायोस्फीयर रिजर्व बना दिया गया, इस एरिया को बायोस्फीयर रिजर्व बना दिया गया। मतलब कहने का है कि इसी तरीके से भारत में कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व बना दिए गए। और बायोस्फीयर रिजर्व में भी जीवों को दिक्कत होने लगी, क्योंकि उसमें भी कुछ ऐसे जीव आ जाएंगे जिसके चलते एक दूसरे से मतलब विलुप्त होने लगते हैं, दिक्कत होने लगता है। तो जा करके नेशनल पार्क बनाया जाता है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया जाता है। अब देखिए, अब विश्व में एक संगठन है जिसका नाम आप लोग जानते होंगे, IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन फॉर नेचर। तो ये एक संस्था है, इसे याद रखिएगा, ये कभी कभी पूछा जाता है कि विश्व में जितने भी जीव जंतु संकट में है उनको बचाने के लिए, उन पर विचार करने के लिए एक संस्था स्थापित की गई 1948 में, 1948 में। इस संस्था का नाम है, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, एक संस्था 1948
1948 में एक संस्था स्थापित की गई जिसका नाम है IUCN। इसे बोलते हैं इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन फॉर नेचर। मतलब कहने का ये है कि कंजर्वेशन के लिए जितने भी फॉरेस्ट हैं उनके कंजर्वेशन के लिए ये संस्था स्थापित की गई 1948 में। और ये संस्था जो है एक अपना बुक तैयार की जिसे कहा जाता है रेड डाटा बुक। तो रेड डाटा बुक को तैयार की, तो इसे भी याद रखिएगा कि जितने भी जीव संकट में हैं उनके लिए इस संस्था ने एक लाया रेड डाटा बुक। और रेड डाटा बुक पर जो उसके पहला पृष्ठ है, उस पहला पृष्ठ पर जिस जानवर का लोगो लगाया गया है वो है रेड पांडा। तो इसका जो पहला पेज पर जानवर है उसका नाम क्या है? रेड पांडा। ये भी एक प्रकार का संकटग्रस्त प्राणी है। मतलब कहने का है कि जो जीव विलुप्ति के कगार पर हैं, मतलब वो विलुप्त होने वाले हैं, उनके लिए एक रेड डाटा बुक तैयार किया गया। और उस रेड डाटा बुक पर किस जानवर को दिखाया गया है? पहले पेज पर ये एक बार पूछा गया है, तो ये दिखाया गया है रेड पांडा को, लाल पांडा को दिखाया गया है। और इसमें बहुत सारे मतलब कहने का है कि अनेकों प्रकार के पेज दिखाए गए हैं, जैसे ग्रीन कलर का पेज, रेड कलर का पेज, अलग अलग जैसे भी जीव उसमें है। ये कम संख्या में है, ये ज्यादा संख्या में है, ये विलुप्त हो गए हैं, ये विलुप्त होने के कगार पे हैं। तो संकटापन ही पूछा जाता है कि संकटापन रेड डाटा बुक में कैसे प्राणियों को रखा जाता है। तो संकटापन मतलब जो संकट में है, समझ रहे हैं ना, उसे रखा जाता है, इसे याद रखिएगा। अच्छा, उसके बाद अब क्या हुआ कि धीरे धीरे पूरे विश्व में इन जीवों की सूची को तैयार करने के लिए जो सर्वेक्षण किया जा रहा था, उनके लिए कोष की जरूरत पड़ी। कोष मतलब फंड की जरूरत पड़ी। तो जब फंड की जरूरत पड़ी तो कुछ देशों ने मिल करके एक फंड स्थापित किया जिसका नाम है WWF। मतलब पूरे विश्व में 1961 में एक फंड स्थापित किया गया जिसका नाम है WWF, और इसका नाम है वर्ल्ड वाइड फंड। मतलब कहने का है कि विश्व जीव कोष बोला जाता है। विश्व जीव कोष मतलब ये वन्य जीव कोष बोला जाता है, विश्व वन्य जीव कोष। मतलब जो विश्व में जानवरों के बचाने के लिए जो सर्वेक्षण चल रहा है उसमें एक कोष शुरू किया गया, फंड जमा करने के लिए शुरू किया गया। तो इसे याद रखिएगा, ये कब शुरू किया गया था? WWF में। WWF ये शुरू किया गया था 1961 में, ये भी याद रखिएगा। और ये भी याद रखिएगा IUCN के बारे में, ये संस्था के बारे में, रेड डाटा बुक, संकटापन प्राणी। अब क्या है कि इन क्षेत्रों के बारे में आप समझ गए होंगे कि भारत में कुल 4 प्रकार के हॉटस्पॉट घोषित किए गए हैं। इन 4 प्रकार में से 2 मुख्य रूप से भारत में है और 2 क्या है? तो 2 देशों में पड़ता है, एक इंडिया और म्यांमार के बीच में और एक भारत और इंडोनेशिया के बीच में। ठीक है, अब देखिए, अब भारत में जितने भी वन हैं उन वनों में जहां पर सघनता ज्यादा है, मतलब कहने का है कि जहां पर वनस्पति और जीवों की अधिकता ज्यादा है, वहां पर बायोस्फीयर रिजर्व या नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना दिया गया है। जैसे कि मान लीजिए एक सींग वाले गेंडा दिन प्रतिदिन लुप्त होते जा रहे हैं। तो एक सींग वाले गेंडे के लिए क्या किया गया कि एक नेशनल पार्क बना दिया गया और उस नेशनल पार्क में उसको रख दिया गया ताकि उसे किसी अन्य चीजों से वो प्रभावित ना हो। मतलब कहने का है कि जैसे शिकारियों के द्वारा शिकार कर लिया जाता है। पहले जंगल में शिकारी क्या करते थे कि गेंडे का शिकार कर लेते थे, चीता का शिकार कर लेते थे। तो उन सब से बचाने के लिए भी इनको क्या किया गया है कि इनको एक मतलब कहने का है कि बाउंड्री में निर्धारित कर दिया गया है। अब देखिए, अब ये है कि बायोस्फीयर रिजर्व जो होता है, इन तीनों में मैं अंतर बता दे रहा हूं।
देखिए बायोस्फीयर रिजर्व जो जैव आरक्षित क्षेत्र होता है, जैव आरक्षित क्षेत्र, जैव आरक्षित क्षेत्र, ये जो बायोस्फीयर रिजर्व होता है इसमें क्या होता है मैं बता रहा हूं कि इसमें होता क्या है। देखिए ये बायोस्फीयर रिजर्व में, बायोस्फीयर रिजर्व ये 3 भागों में बांटा हुआ रहता है। मतलब कहने का है कि इसे 3 भाग में बांट दिया जाता है, इसे 3 भाग में इस तरीके से बांट दिया जाता है। अब देख रहे होंगे आप लोग, अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ये इसका तीसरा क्षेत्र है, ये पहला है, ये दूसरा है। देखिए जो बायोस्फीयर रिजर्व है, बहुत बड़ा क्षेत्र जो है, उस बहुत बड़े क्षेत्र को क्या किया गया है, 3 क्षेत्रों में डिवाइड कर दिया जाता है और 3 क्षेत्रों को चिन्हित कर दिया जाता है। जैसे जो सेंटर है, जो सेंटर है इसको बोला जाता है कोर। तो बायोस्फीयर रिजर्व मतलब जैव आरक्षित क्षेत्र में कोर वो क्षेत्र होता है जहां पर कोई भी मानवीय हस्तक्षेप नहीं हो सकता है, कोई भी मतलब कहने का है कि ह्यूमन एक्टिविटी नहीं हो सकती है। यहाँ पर मानव जा ही नहीं सकता है, मनुष्य को मना कर दिया जाता है, मतलब यहाँ पे जा नहीं सकता है यहाँ। तो यहाँ पर जानवरों के लिए जो होता है ना कि एकदम फ्री रहना, मतलब कहने का है कि उनके अनुसार वातावरण या उनके अनुसार आवास दिया जाता है। तो ये कोर होता है, मतलब बायोस्फीयर रिजर्व में ये कोर वाला जगह होता है जहाँ पर कोई भी मनुष्य को जाना वर्जित है, नहीं जा सकते हैं। उसके बाद ये जो क्षेत्र होता है दूसरा क्षेत्र, ये है बफर क्षेत्र। ये कौन सा क्षेत्र है, ये बफर क्षेत्र। तो बफर क्षेत्र जो होता है, बफर क्षेत्र, इस बफर क्षेत्र में सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जो रिसर्च करते हैं, जीव जंतु, जंगली जंतुओं के बारे में और जो वनों के बारे में रिसर्च करते हैं, वही लोग इस बफर क्षेत्र में सिर्फ जा सकते हैं। यहाँ पर भी मानवीय हस्तक्षेप थोड़ा सा हो सकता है, सिर्फ आप रिसर्च करने के लिए कर सकते हैं, बाकी जगह पर नहीं। और यहाँ पर ये जो है इसे बोलते हैं संक्रमण क्षेत्र। संक्रमण क्षेत्र होता है ये। अब देखिए संक्रमण क्षेत्र में क्या होता है कि यहाँ पर इस एरिया में नेशनल पार्क ये सब स्थापित कर दिए जाते हैं। यहाँ पर आप घूमने के लिए जा सकते हैं, आप पशुओं को आप चरा सकते हैं, यहाँ पर पशुओं को चरा करके, मतलब कहने का है कि इस एरिया में आप घूम भी सकते हैं। मतलब इस एरिया में मनुष्य का, मानवों का जो इंटरफेयर है वो हो सकता है। तो इसे याद रखना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जैव आरक्षित क्षेत्र जो है भारत में, जैव आरक्षित क्षेत्र, उसमें तीन जोन में बटा हुआ है। पहला है कोर। कोर में क्या होता है कि कोर एक ऐसा एरिया है जहां पर किसी भी मानव का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। वहां पर जंगली जीवों को वैसा ही आवास दिया गया है जैसा उन्हें चाहिए। उसके बाद बफर क्षेत्र जो होता है, बफर क्षेत्र, इसमें भी मानवीय हस्तक्षेप नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इंटरफेयर कर सकते हैं आप। यहाँ पर वही लोग करते हैं जो रिसर्च करने जाते हैं जीवों के बारे में। उसके बाद ये जो तीसरा आप क्षेत्र देख रहे हैं, संक्रमण क्षेत्र, यहाँ पर इंटरफेयर कर सकते हैं आप जा सकते हैं, जानवरों को चरा सकते हैं, घूम सकते हैं इस एरिया में। तो यहाँ तक है। तो आशा करता हूं कि आप लोग इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे कि भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, तो कौन कौन से हैं, वो किस राज्य में है, ये पूछा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। तो 1-2 बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में बता दे रहा हूँ, यहाँ पर देख लीजिए। देखिए भारत में कुल बायोस्फीयर रिजर्व मतलब जैव आरक्षित क्षेत्र 18 है। भारत में कुल 18 जैव आरक्षित क्षेत्र है। भारत में कुल 18 जैव आरक्षित क्षेत्र है, जिसमें से मैं बता दे रहा हूं, भारत में स्थापित पहला जैव आरक्षित क्षेत्र, भारत में एस्टैब्लिश्ड किया गया फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? तो भारत में स्थापित पहला जैव आरक्षित क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व
जैव आरक्षित क्षेत्र ये है नीलगिरी। कौन सा है? नीलगिरी, जिसे 1986 में स्थापित किया गया। इसे याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये BBI है, इसे याद रखिएगा। भारत में स्थापित किया गया पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? जैव आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो ये है आपका कौन सा? नीलगिरी क्षेत्र, और ये तमिलनाडु में पड़ता है। नीलगिरी क्षेत्र कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु। इसे 1986 में स्थापित किया गया, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे उसके बाद अगला है भारत में सबसे बड़ा जैव आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? मतलब लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया। भारत में सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? जैव आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो भारत में सबसे बड़ा जैव आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो ये है आपका मन्नार की खाड़ी। बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे याद रखिएगा। गल्फ ऑफ मन्नार बोलते हैं, गल्फ ऑफ मन्नार। और ये भी कहां पड़ता है? तो ये भी पड़ता है तमिलनाडु में। तो इन छोटी छोटी बातों को मैंने बता दिया, इसे याद रखना है। अगले क्लास में हम लोग बाकी के 16 जो बचे हुए हैं उनको देख लेंगे कि कौन कौन किस राज्य में है। उसके बाद कुछ नेशनल पार्क के बारे में भी पढ़ लेंगे, और कुछ आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वन्य जीव अभ्यारण्य, मतलब वन्य जीव अभ्यारण्य और नेशनल पार्क एक ही में हम लोग पढ़ लेंगे। कुछ बाघ अभ्यारण्य भी पढ़ लेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये सब हम लोग पढ़ लेंगे अगले क्लास में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।